बीबीसी दुनिया में आज देखिए, गजा में अब पानी के लिए भी तरसे लोग। बीमारी और भुखमरी के बीच इसराइल ने दी गजा में थोड़ी राहत सामग्री जाने की इजाजत, मगर पानी के लिए अब भी तरस रहे हैं लोग। दिखाएंगे रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। गजा के अलावा कार्यक्रम में आज अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति में जंग के बारे में फोन पर हुई बातचीत। इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर किया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से निपटने वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन खुद ही दिक्कतों से घिरा। दिखाएंगे क्या फंडिंग संकट से उबर पाएगा WHO। और दिखाएंगे क्या है उस सदियों पुराने कब्रिस्तान का राज जहां मिले एक कंकाल से हैरान है वैज्ञानिक। गजा में लगातार चल रहे युद्ध की वजह से वहां के लोग पहले से ही बेहाल हैं। भूख से जूझ रहे इन लोगों को अब पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। इस बीच अब इसराइल ने कहा है कि गजा में थोड़ा बहुत खाने का सामान जाने की इजाजत वो देगा। इससे पहले 78 दिनों तक गजा में किसी तरह की सहायता सामग्री पहुंचाने पर इसराइल ने रोक लगाई हुई थी। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर भूखमरी के हालात पैदा होते हैं तो हमास के खिलाफ नए सिरे से शुरू हुआ सैन्य अभियान खतरे में पड़ जाएगा। गजा के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में बहुत तेजी से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दोबारा सहायता सामग्री मुहैया कराने को लेकर उससे बातचीत की जा रही है। हवाई हमलों के चलते सभी 3 पब्लिक अस्पताल ठप पड़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 24 घंटों में 100 से ज़्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। और इसराइल का कहना था कि गजा में खाने और ज़रूरी चीज़ों की कमी नहीं है। यही हवाला देते हुए वो गजा में राहत सामग्री नहीं जाने दे रहा था। अब उसके रुख में बदलाव क्यों आया? यरूशलेम से जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता योलान नेल। We don't know at the moment when exactly aid will get into Gaza or how, but we had this... हमें अब तक ये नहीं पता कि गजा में सहायता सामग्री कब से दाखिल होना शुरू हो जाएगी, लेकिन इस्राएली प्रधानमंत्री के ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक कैबिनेट ने तय किया है कि खाने का जरूरी सामान एक सीमित मात्रा में गजा में दाखिल होने दिया जाएगा और साथ ही ये ध्यान रखा जाएगा कि ये मदद हमास के हाथ ना लगे। उन्होंने 11 हफ्ते पहले कहा था कि वो हमास पर दबाव बनाने के लिए ये रोक लगा रहे हैं। इसराइल हमास पर सहायता सामग्री हड़पने का आरोप लगाता रहा है, जिससे हमास ने इनकार किया है। ये सब तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल के रुख के खिलाफ आवाज उठ रही है। अमेरिका की तरफ से भी दबाव है। बीते कुछ हफ्तों से चेतावनी भी दी जा रही है कि गजा भुखमरी की कगार पर है। इसराइली प्रधानमंत्री के ऑफिस ने अपने बयान में कहा है कि भुखमरी का संकट इसराइल के ताज़ा सैन्य ऑपरेशन को नुकसान पहुंचाएगा। और एक नज़र डाल लेते हैं इस जंग की अब तक की टाइमलाइन पर। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया, जिसमें 1200 से ज़्यादा इसराइलियों की मौत हुई। हमास ने कईयों को बंधक बना लिया। इसके जवाब में गजा में हमास के खिलाफ इसराइल ने सैन्य अभियान शुरू किया। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली हमलों में अब तक 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है और इससे कहीं ज़्यादा घायल हुए हैं। इस साल दोनों के बीच 42 दिनों का संघर्ष विराम हुआ, जिसमें हमास ने 25 इजरायली बंधक रिहा किए, 8 बंधकों की लाशें लौटाई। बदले में इसराइल ने इजरायली जेलों में बंद फलस्तीनी कैदी रिहा किए। फिर संघर्ष विराम टूटा और गजा में इजरायली हमले फिर शुरू हुए। इसराइल के मुताबिक अब भी 58 बंधक गजा में हैं, जिनमें से 23 जिंदा हैं। इसराइल का कहना है कि वो इनकी रिहाई के लिए ही सख्ती बरत रहा है। और इसके बीच राहत एजेंसियों ने बीबीसी को बताया है कि फ़लस्तीनी बच्चे और ख़ासकर हाल ही में जन्म लेने वाले बेबीज़ डिहाइड्रेशन, बीमारियों और स्किन इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं और इसकी वजह है पानी की कमी। फ़लस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि गजा के लोग अब प्यास से दम तोड़ रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता एड ओड्रिस्कॉल की रिपोर्ट। ट्रक ड्राइवर इब्राहिम अलूश हर दिन उत्तरी गजा की इन तहस नहस हो चुकी सड़कों से गुजरते हैं और हर दिन फलस्तीनी पानी के लिए उनका इंतजार करते हैं। बहुत से लोग पानी भरने के लिए पैदल, कभी कभी तो कई किलोमीटर दूर से बाल्टियां और प्लास्टिक के कंटेनर साथ लाते हैं। लेकिन साफ पानी की इतनी कमी है कि एक दिन की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। बहुत भीड़ होती है, लंबी कतारें होती हैं और कभी कभी हम घंटों इंतजार करते हैं, तब भी पानी नहीं मिल पाता। संयुक्त राष्ट्र और सहायता समूहों ने कहा है कि गजा में पानी की किल्लत बढ़ने वाली है। इसराइली रोक के चलते 78 दिनों से गजा में फ्यूल और बाकी सहायता सामग्री नहीं पहुंच पा रही थी।
इसराइल का कहना है कि वो इस तरीके से हमास पर बचे हुए बंधकों को रिहा करने का दबाव बना रहा है। The devastation and the suffering is just unimaginable, and yet it continues. तबाही का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लगातार चल रहे सैन्य ऑपरेशन और हवाई हमलों की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। Relentless airstrikes, and because of the aid blockade. यूनिसेफ का कहना है कि मदद पहुंचने पर लगी रोक के बाद से 4 लाख बच्चों समेत करीब 10 लाख लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। पानी की रोजाना सप्लाई औसतन 16 लीटर से घटकर 6 लीटर तक पहुंच गई है और फ्यूल खत्म होने की सूरत में हालात और बिगड़ सकते हैं। गजा के लोगों तक साफ पानी पहुंचाने वाले प्लांट्स फ्यूल की कमी और बिजली कटौती के चलते पूरी क्षमता से नहीं चल रहे। फलस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि गजा का 85% पानी और सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इसराइल से गजा में पानी की सप्लाई करने वाली 3 मुख्य पाइपलाइंस में से एक अभी भी बंद है। पानी की बहुत कमी है। कुछ लोगों को मजबूरन गंदा खारा पानी पीना पड़ रहा है। ये बहुत ही खतरनाक हालात हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि स्केबीज जैसी स्किन की बीमारियों से जूझते बच्चों की तादाद लगातार बढ़ रही है। शरीर में पानी की कमी भी चिंता की एक वजह है। We will see probably in the next weeks a lot of. शायद आगे के हफ्तों में हमें डिहाइड्रेशन के मामलों में इजाफा देखने को मिले, खासकर बच्चों में। तो हालात और बदतर ही होंगे। Will only get worse. गजा में मदद पहुंचाने के लिए जिम्मेदार इस्राएली सेना की एक बॉडी ने बीबीसी से कहा कि वो लोगों को मदद मुहैया कराने और इस इलाके में पानी पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। खाने का सामान और दवाइयां भी खत्म हो रही हैं। बाजार खाली हो चुके हैं और बेकरीज बंद हो रही हैं। पूरा दिन बच्चे बस पानी के लिए यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। रोग की वजह से हमने बहुत मुश्किल झेली है। काश एक दिन के लिए भी दुनिया हमारी तरफ मुड़कर देखे। सब आराम से रह रहे हैं, फिर हमारे नसीब में ये क्यों है? संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि गजा की पूरी आबादी भूखमरी की कगार पर है। कई हफ्तों के दबाव के बाद इसराइल ने अब कहा है कि वो गजा में खाने का थोड़ा बहुत सामान दाखिल होने देगा, लेकिन मदद पर काफी हद तक जारी प्रतिबंध और तेज होते सैन्य अभियान के बीच गजा के लोग अब भी हताश हैं। बीबीसी संवाददाता एड ओ ड्रिस्कल की रिपोर्ट। और अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति में फोन पर बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इस बातचीत का मकसद यूक्रेन जंग और खून खराबे को रोकना है। इससे एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। इस हमले में करीब 300 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इस हमले के अगले दिन रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की बातचीत हुई। रविवार को व्लादिमीर पुतिन ने फिर अपनी मांग दोहराई कि यूक्रेन के साथ जो शांति समझौता हो उसमें इस संघर्ष के मुख्य कारण का समाधान होना चाहिए और रूस को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। बीते दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस रोम में मिले। दोनों नेताओं ने वेटिकन में पोप लियो के इनॉग्रेशन में हिस्सा लिया। एक यूक्रेनी अधिकारी ने बताया कि ये मीटिंग फरवरी में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई मीटिंग से बेहतर रही। उस मुलाकात में विवाद हुआ था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बातचीत में हिस्सा लिया। ज़ेलेंस्की ने नए पोप से भी मुलाकात की। ये पोप की किसी विदेशी नेता के साथ पहली मुलाकात थी। और मार्को रूबियो ने हाल ही में CBS के फेस ऑफ द नेशन शो को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने सीज फायर के बारे में बात की। इसके लिए थोड़े सब्र की जरूरत है। हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि ऐसी बातचीत में शामिल हो जिसका कोई नतीजा ना निकले। बात आगे बढ़नी चाहिए। एक ही चीज गतिरोध को दूर कर सकती है, वो है राष्ट्रपति ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच सीधी बातचीत, और उन्होंने पहले ही इसकी खुलकर इच्छा जताई है। उम्मीद है कि दोनों के बीच जल्द बातचीत होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO एक ऐसी संस्था जो भारत समेत दुनिया भर में सेहत को लेकर काम करती है। कोविड के दौरान जिस संस्था की गाइडलाइंस को दुनिया ने फॉलो किया, वो फिलहाल खुद चुनौतियों से जूझ रही है क्योंकि इसे फंड मिलने में दिक्कत आ रही है। क्या असर होगा इसका? देखिए ये रिपोर्ट। वैश्विक महामारियों से लड़ना हो या इमरजेंसीज और आपदाओं के वक्त काम करना, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन दशकों से दुनिया भर में लोगों की सेहत की देखरेख करता रहा है।
लेकिन अब पहली बार उसके सामने एक बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है। मेरी याददाश्त में हम ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग की रुकावट में आए सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं। ये दबाव कुछ वक्त से बन रहा था, लेकिन जब अमेरिका ने WHO से अपने हाथ पीछे खींच लिए और उसके ग्लोबल हेल्थ फंडिंग के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो चीजें बहुत अलग स्तर पर पहुंच गईं। अपने मौजूदा बजट में WHO को पहले से ही $50 करोड़ से ज्यादा की कमी है। अगले बजट के लिए उसने अपने कोर बजट में से 21% की कटौती का प्रस्ताव रखा है, जिससे $5.3 अरब का बजट $4.2 अरब रह जाएगा। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा डोनर है। उसने पिछले बजट साइकिल में $1.2 अरब का फंड दिया था, जो कुल बजट का 16% है। WHO को जिस तरह फंड किया जाता है उससे वो और असुरक्षित हो गया है। पैसों के दो मुख्य स्रोत हैं, सदस्य देश जो अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से फंड देते हैं, और दूसरी है वो डोनेशन जो अपनी इच्छा से कोई संस्था या देश उसे देते हैं, और बजट में इसका हिस्सा 80% से ज्यादा है। लेकिन ऐसी डोनेशंस किन्हीं खास प्रोग्राम्स के लिए ही दी जाती हैं, जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन में राजनीति होने और दान देने वाली संस्था की बात मानने का खतरा बढ़ जाता है। इस खतरे ने वास्तविक रूप जनवरी के महीने में तब लिया जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल की ही तरह WHO से हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने US एड के पैसे भी रोक दिए जो दुनिया में WHO के प्रोग्राम्स को चलाता है। ट्रंप ने कहा कि WHO कोरोना महामारी से ठीक से नहीं निपटा और उसमें सुधार की जरूरत है। अमेरिका के मुताबिक संस्था ये दिखाने में नाकामयाब रही कि वो उस चीज से आजाद है जिसे अमेरिका सदस्य देशों का अनुचित राजनीतिक प्रभाव बताता है। पहले भी WHO को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन कुछ विशेषज्ञ और गहरी समस्या की ओर इशारा करते हैं। कुछ मौकों पर संस्था ने हरकत में आने में वक्त लगाया, अपनी प्राथमिकताओं को लेकर, और फिर उन प्राथमिकताओं के मुताबिक कैसे पैसा खर्च हुआ इस पर पारदर्शिता में कमी दिखाई। पर अमेरिका ही अपना फंड नहीं रोक रहा, कुछ यूरोपीय देश भी अपनी डोनेशन को कम कर रहे हैं। ब्रिटेन अब अंतर्राष्ट्रीय विकास के खर्च में 40% की कटौती कर रहा है। इसका कुछ हिस्सा WHO को जाता है। यूरोपीय देश और ब्रिटेन ने WHO को अच्छा खासा पैसा दिया है। भविष्य में अगर इसमें कटौती होती है, जिसकी अब हम उम्मीद कर रहे हैं, तो इस संस्था का प्रदर्शन और भी खराब हो जाएगा। इससे करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान में क्लिनिक्स बंद हो रहे हैं, जिससे 20 लाख लोगों पर असर पड़ेगा। HIV की फंडिंग पर असर पड़ने से लगभग 3 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि गर्भवती महिलाओं के लिए जारी सेवाओं में कटौती से महामारी जैसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स की तरह WHO को जंग और प्राकृतिक आपदाओं में भी काम करना होता है। इस वक्त WHO इस तरह की 50 से ज्यादा चीजों के लिए काम कर रही है। हमारा अनुमान है कि 2025 में दुनिया के 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को तत्काल प्रभाव से मानवीय मदद की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अमीर देशों पर भी इस कटौती का असर देखने को मिलेगा। हम पर आने वाली महामारियों का खतरा और बढ़ जाएगा। संक्रमण फैलाने वाली बीमारियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कम कोऑर्डिनेटेड होगी। देश अपनी स्वास्थ्य प्रणाली कैसे दुरुस्त करें, इस पर उन्हें कम मदद मिलेगी, जिससे लोग ज्यादा अस्वस्थ होंगे। बजट का हर पैसा एक क्लिनिक और रोगी के लिए अहम है। WHO पर जो भी निर्भर है, उसके लिए फंडिंग का मसला राजनीति से कहीं ज्यादा है। और भारत में भी WHO वैक्सीनेशन, अवेयरनेस और ट्रीटमेंट से जुड़े कई सारे काम करता है। और इंग्लैंड के वेल्स में एक कब्रिस्तान की खुदाई हुई और वहां जो मिला उससे आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए। ऐसा क्या था वहां? देखिए BBC की साइंस संवाददाता रेबेका मोरेल की रिपोर्ट। वेल्स के कार्डिफ में मध्य युग के एक रहस्य से पर्दा उठ रहा है। यहाँ पर एक ऐसे कब्रिस्तान की खुदाई हो रही है जो 6वीं या 7वीं सेंचुरी में बना था। यहाँ खुदाई में कई कंकाल मिले हैं, लेकिन इसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ मिल रहा हर कंकाल महिला का है। इससे लग रहा है कि ये कोई आम समुदाय नहीं था। इस कब्रिस्तान के आधे हिस्से में 40 लाशें दफन थीं। चूना पत्थर की ठोस परत को हटाने के बाद इनकी कब्रों को खोदा जा रहा है। यहाँ के ज्यादातर कंकाल बड़े लोगों के हैं, मगर कुछ बच्चों के भी हैं। मगर इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
उस दौर में बच्चों की मौत की दर ज्यादा थी, मगर यहाँ सिर्फ 2 बच्चे हैं। जिस मिट्टी से इनकी कब्र को भरा गया है वो उस मिट्टी से थोड़ी अलग है जिससे बड़े लोगों की कब्रें भरी गई हैं। इसका रंग गहरा है। इससे पता चलता है कि बड़ों को दफनाने और बच्चों को दफन करने के वक्त में अंतर है। यहाँ लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल भरी थी। उनकी हड्डियों में इसके निशान दिखते हैं, लेकिन यहाँ मिले खूबसूरत ग्लास और बर्तन दिखाते हैं कि लोग यहाँ जश्न मनाने भी आया करते थे। ये ग्लास आम नहीं है, ये स्टेटस वाली जगह ही मिलते हैं। ये ग्लास मिस्र या आसपास के इलाके में बने थे और ये बर्तन शायद दक्षिणी फ्रांस में बने थे और वाइन के साथ वहां से यहाँ पहुंचे थे। यहाँ हर शख्स को आदर और सम्मान के साथ दफन किया गया है। बस एक को कोने में बिना किसी रस्म को निभाए दफनाया गया है। उसकी हड्डियों को यहाँ कार्डिफ यूनिवर्सिटी की लैब में लाया गया है। ये एक युवा महिला का शव है जिसकी उम्र 30 से 40 के बीच की थी। टीम को पता नहीं है कि इसके साथ अलग बर्ताव क्यों हुआ। हो सकता है उसे समुदाय से निकाल दिया गया हो या फिर उसने कोई अपराध किया हो। इस कंकाल से यही पता करने की कोशिश हो रही है। इसमें ज्यादा मीट नहीं होता था। बचपन से बड़े होने तक वो यही खाते थे। पूरी आबादी का खाना ऐसा ही था। ये लोग जो खाते थे उसमें काफी कार्बोहाइड्रेट होता था। और मछली? ये मछली भी नहीं खाते थे। जब रोमन यहाँ से चले गए तो इनके खाने से मछली भी गायब हो गई। कैसे, ये बड़ा रहस्य है। अभी तक तो सिर्फ आधे कब्रिस्तान को ही देखा गया है। आगे आधे हिस्से की जांच होगी। अब तक जो मिला है उसे देखकर लग रहा है कि अभी आगे की खोज और हैरान करेगी। बीबीसी संवाददाता रिबेका मोरेल की रिपोर्ट। और कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम फिर हाजिर होंगे।